नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आज बताइए, आज हम साहित्य, संस्कृति और सिनेमा का जो हमारा पेपर है, उसमें आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए, इसके पहले अपन ने शतरंज की खिलाड़ी की थी। जी उसने कहा था। जी, वो भी हमने की। हाँ, और अब ये उसके बाद भी तो की मैम, एक हमने चित्रलेखा चित्रलेखा की भी चित्रलेखा हमने भी की चर्चा है की। इन्हें। तो तो आज साहित्यिक गतिविधियों पे, साहित्यिक जो उपन्यास है या साहित्यिक रचनाएं हैं, उस पे जो फिल्में बन रही है। जी, तो अब आज शायद अपन पद्मावत पे बात करते हैं। पद्मावती अरे पढ़ी है मेरे पास। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली हाँ। मैम। पद्मावत को लेके बड़ी जिज्ञासा भी है। हम्म, ये लिखी कौन से सन में गई थी? और जहां तक मुझे याद पड़ता है मलिक मोहम्मद जैसी ने हाँ। लिखी, लेकिन किस ईयर में लिखी? और थोड़ा बताएं इसके बारे में कुछ। देखिए, मलिक मोहम्मद की वास्तव में साहित्यिक रचना है, जी जिसका एक भ्रम है, इतिहास से कोई संबंध नहीं है। जी। इतिहास के केवल पात्र है। मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस नगर के थे, इसलिए जायसी उनका नाम उपनाम पड़ा। बना। 1540 में 1540 में उन्होंने इसकी रचना की, ये देखिए, पद्मावत की, जिसमें जी, 57 खंड है। ये तो मैम हाँ, अच्छा, काफी बड़ा ग्रंथ है। काफी बड़ा ग्रंथ है और बहुत अच्छा है, जिसको जी, रामचंद्र शुक्ल ने इसको वो किया था। ये त्रिवेणी जो हाँ, आप। इसके अलावा भी हाँ उन्होंने इस ग्रंथ को भी रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है विकसित। जी तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया। जी, तो अवधी भाषा तो मैम आपको आती होगी ना। बिल्कुल आती है मैम। रामचरितमानस देख लो, रामचरितमानस पढ़ा हनुमान है। चालीसा देख लो, तो वही जी अवधी भाषा उन्होंने इसमें प्रयोग में ली। जी अब जो इसमें कहानी है, जी। तो इसके जो दो भाग में हम इस कहानी को बांट सकते हैं। तो पहला भाग तो होता है पूरा काल्पनिक, अच्छा। और दूसरा ऐतिहासिक पात्र लिए हैं, जी पहले में भी लिए हैं, लेकिन पूरी तरह से हम काल्पनिक कह सकते हैं उसको। जी, तो उसकी कहानी कुछ मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, बिल्कुल मैम, जिससे हम वो आगे जरूर। जब सिनेमा की बात बिल्कुल। करेंगे तो बिल्कुल वो मैच कर सकेंगे। जी, सिनेमा की हम बात अगले खंड में करेंगे। आज हम हाँ, साहित्य की करते हैं। आज जी साहित्य की कर लेते हैं। जी। तो इसमें जो कहानी है वो इस प्रकार है कि सिंहल देश, हम्म। जिसको अब श्रीलंका कह लो, जी तो सिंहल देश की राजकुमारी है पद्मनी, जी और गंधर्व सेन उनके पिता है। जी। तो बहुत सुंदर है। हम्म। वैसे पद्मनी नाम है उसका, और पद्मनी एक गुण होता है कन्या का, जो सर्वगुण संपन्न होती है, सारे सुंदरता में, सौंदर्य में, उसको पद्मनी ही कहा जाता है। पद्म के समान। हाँ, पद्मनी कहा जाता है उसमें कमल के जो भी समान। गुण होते जी हैं। तो पद्मनी है, उस पद्मनी के पास एक सुआ तोता, जिसका नाम है हीरामन। जी। हीरामन। हम्म। तो ये उस समय जो कहानी है और ये लिखे गई रचनाएं, ज्यादातर ये तोते और पक्षी बहुत आए थे जी। उस अच्छा। समय की कहानियों में। हम्म। तो इनके पास भी हीरामन तोता है, हम्म। और वो उससे बहुत बातें करती रहती है, वो भी बातें करता रहता है। फिर हीरामन तोता कहता है कि भाई, आप तो इतनी सुंदर हो, मैं आपके लिए एक पूरा घूमूंगा, सब जगह घूमूंगा, और आपके लिए एक सुंदर वर लेके आऊंगा। हम्म। पद्मनी के पिता जब सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता ये बातें उसकी। जी। वो कहता है कि सुए को निकालो, हम्म। और वो उसको मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जी लेकिन पद्मनी क्योंकि बहुत प्रिय है, इसलिए उसको बचा लेती है, रख लेती है अपने पास। जी लेकिन एक बार जब पद्मनी मानसरोवर में स्नान करने जाती है, वो सारा वर्णन है इसमें पद्मावती में, जी। मानसरोवर में स्नान करने जाती है, तो सुआ सोचता है कि भाई, अब बहुत गुणी और बुद्धिमान तोता है ये, हम्म। तो अब इन्होंने सोच ही लिया है मुझे निकालने का, तो मुझे तो अब उड़ यहाँ से जाना उड़ चाहिए। जाना चाहिए। हम्म। तो वो वहां से निकल जाता है, जी। निकल के पक्षियों के झुंड में चला जाता है। अब आप सोचो, एक तो वो तो पढ़ा लिखा तोता पालतू, और बाकी जंगली तोते। हम्म। तो उसका कैसे काम चलेगा? हाँ, तो एक जी। बहेड़ी के हाथ में आ जाता अच्छा। वो उसको खरीद लेता है, हम्म। और वो आगे जाके उसको, चित्तौड़ का राजा रत्नसेन, ओ। जो चित्रसेन उसके पिता थे, और उसकी जगह वो चित्तौड़ के राजा बने थे। और उनकी पहली पत्नी, जिसका नाम है नागमती, जी। वो भी बहुत सुंदर है। और वास्तव में देखा जाए तो पद्मावती में जो नागमती का विरह वर्णन है इसमें, हम्म। वो इस किताब की, समझ लीजिए, जान है। अच्छा। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खंड है, नागमती का विरह वर्णन। जी। वो बाद में आएगा विरह। हम्म। पर ये जब रत्नसेन को पास ये तोता आता है, तो ये भी बड़े प्रेम से रखते हैं उसको। हम्म। तो एक बार नागमती उस तोते तोते से पूछती है कि बता, सबसे सुंदर कौन? मैं सबसे सुंदर हूं ना? तो उसने कहा, तुम कहाँ सुंदर, सुंदर तो वो पद्मनी है। हम्म। अब वो नागवती सोचती है कि ये बात इसने जाके रत्नसेन को कह दी ना, तो रत्नसेन तो चला जाएगा। हम्म। तो वो प्लान करती है कि इसको
मरवा दो, इसको भगा दो। दासी को कहती है इसको मार दो। रत्न सेन कहीं शिकार पे गए थे, तो दासी नहीं, उसको छुपा लेती है, डरती है भैया आएंगे जब मारे क्या जवाब दूंगी। तो रत्न सेन जब आते हैं तो उनको बड़ा लगता है कहाँ गया मेरा एक तोता। तो पता चलता है कि बचा लिया गया। तो क्या कारण हुआ कि इसको मारने की बात हुई, तो उसको जब बताता है रत्न सेन को कि भाई ये पद्मनी की बात की, और पद्मनी का वो तोता, इस किताब के अनुसार तोता रूप वर्णन करता है। अच्छा। तो रत्न सेन सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। जी। इतनी सुंदरता के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं जी। कि गले से पानी पिए तो गले से दिख रहा है, इस तरह के वर्णन है उसमें। तो वो उसको पाने के लिए सिंहल देश जाते हैं जोगी बन के, और उसके साथ 16,000 उनके साथी अच्छा। वो भी जोगी बन के वहां जाते हैं सिंहल देश। अच्छा। और वहां जाके वो पता करते हैं पद्मनी कहाँ है, एक देवी के मंदिर में मिलते हैं। वहां पर पद्मनी को जब पता चलता है तो तोता इधर आके पद्मनी को बताता है कि भैया मैं ढूंढ के लाया हूँ और इससे जैसा कोई भी अच्छा नहीं, चलो। तो पद्मनी आके देखते हैं वो पद्मनी को साक्षात, तो फिर बेहोश हो जाते हैं। तो पद्मनी उनके उठाने की कोशिश करती है, फिर उनके सीने पे लिख के जाती है कि योगी तुम्हारी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई। फिर बाद में उसको होश आता है, जब तक वो चली जाती है। फिर बाद में बहुत से कल्पना चलती रहती है कि गंधर्व सेन को पता चलता है कि रत्न सेन है, तो वो उसको सजा भी देते हैं, सजा पे चढ़ाने लगते हैं। तो कोई कहता है कि यार ये तो कोई वैसा दिख रहा है आदमी, कोई राष्ट्र राजा जैसा दिख रहा है, ये तो जोगी नहीं दिख रहा। तो पता करता है कि ये तो चित्तौड़ का राजा है। तो वो उससे उसका विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। इस बीच में शंकर भगवान भी आते हैं और पार्वती भी आके रत्न सेन की परीक्षा लेती है पद्मनी बन के। अच्छा। हाँ, फिर पद्मनी वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे तो पद्मिनी ही चाहिए। वो कहते हैं देखो मैं तब वो हूँ, अप्सरा हूँ, मेरी सी सुंदर कोई नहीं है, छोड़ो पद्मनी को। कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो कि हाँ इसका प्रेम सच्चा है। तो वो फिर वो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर वो जब उसको मृत्युदंड देने लगते हैं तब भी शंकर भगवान आते हैं, और तब उनको लगता है कि ये कौन है भैया, इसकी परछाई भी नहीं पड़ रही। तो पता चलता है कि ये शंकर है, शिव है। तो धीरे धीरे ये सारी बातें तय होती है और फिर भी उसका विवाह कर दिया जाता है। जी। विवाह के बाद विदा देते हैं वो। फिर वो कल्पनाएं चलती है कि जब वो विदा देते हैं तो इतना धन धान्य देते हैं उसको, रत्न सेन को। तो रत्न सेन पहले विदा देने के पहले वहीं रह जाता है। अच्छा। इधर नागमती परेशान होती है कि ये गए तो गए का 1 साल हो गया, अभी तक रत्न सेन आया नहीं। तो वो संदेश भिजवाती है, वो नागमती का विरह वर्णन है। अच्छा। वो जब संदेश भिजवाती है तो वो फिर उनको ध्यान आता है कि अरे मुझे जाना है चित्तौड़। फिर उनको विदा मिलती है और विदा में खूब धन ध्यान नावें भरी हुई होती है। जी। फिर समुद्र आता है, समुद्र उनकी परीक्षा लेता है, फिर उनको लुबो देता है। ये सारी लंबी कहानी है जो इस पद्मावत में काल्पनिक रूप से चलती रहती है। और फिर वो पहुंचते हैं चित्तौड़। जी। ये इसका हुआ पहला भाग। बताइए। और ये कहानी इतनी तो केवल 2 वाक्यों में ही पूरी हो जाती है जब इसका राजा रत्नसेन ने सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। हाँ, जाकर अब जब ये आता है चित्तौड़, तो चित्तौड़ में क्या होता है कि चित्तौड़ की अब कहानी चल रही है। तो चित्तौड़ में एक इनका पंडित होता है राघव चेतन नाम से। जी। वो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। जी। तो एक बार पंडित सारे बैठे होते हैं और कहते हैं कि भाई आज दूज है, दूज मतलब द्वितीया है, दूज है, पंडित कहता है। तो सारे पंडित कहते हैं नहीं नहीं आज दूज नहीं है भाई, कल है दूज। अब वो क्योंकि तांत्रिक टाइप होता है, वो क्या बाद मैंने कह दिया दूज है तो दूज है, और मेरी बात नहीं रहेगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहता है नहीं दूध है। वो चंद्रमा को इस स्थिति में लिया था कि दूज का चंद्रमा दिखे। लेकिन कहते हैं ना हाथ कभी तब टिकता है। दूसरे दिन चंद्रमा जब निकलता है तो वैसे ही दूध जैसा निकलता है। अब रत्न सेन को नाराजगी हो जाती है और उसको अपने राज से निकाल देते हैं। अब क्योंकि जो रत्न राघव चेतन कहते हैं कि सिंहल द्वीप उसके दहेज में एक तरह से आया था, तो उसको होता है कि भाई ये है, तो वो उसको वो देती है, अपना एक कंगन दे देती है, भाई तू कंगन ही ले जा मेरी तरफ से, पद्मनी रोक नहीं सकती। अब वो तो होता है ना दुष्ट, उसको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी
वो चित्तौड़ में आना चाहता है, तो वो जाके और वो सोचता है कि ये इतना कीमती कड़ा है, ये मैं अलाउद्दीन को दिखाऊंगा, वो इस पे आएंगे चित्तौड़ पे, इस पे हमला करेंगे और वो दूसरा कड़ा भी मुझे मिल जाएगा। अच्छा। ऐसी सोच रख के वो आता है, अलाउद्दीन के सामने खूब वर्णन करता है पद्मनी का वर्णन करता है, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि भाई अब मैं पद्मनी चाहिए। अब वो जाके चित्तौड़ पे, ये थोड़ी इतिहास से मिलती जुलती कहानी है कि चित्तौड़ पे जाके वो घेरा बांध लेता है, 8 महीने वहां रहता है, लेकिन चित्तौड़ के किले को तोड़ नहीं, उसको भेद नहीं पाता। तो वो एक चालाकी करता है, उसे कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ वापिस, लेकिन एक बार मुझे आपसे मिलना है। तो मिलने के बहाने उनके पास जाता है, और पद्मनी की कहता है, पद्मनी की परछाई वो कांच से लग के तालाब में देखता है। अगर आप चित्तौड़ के किले में कभी गए हैं? हाँ मैं गई हूँ। हाँ, और वो स्थान वो दिखाते हैं हाँ, कि यहाँ से जो बिल्कुल नीचे खड़े होकर और ऊपर पद्मनी ने देखा, जबकि इतिहास में ये इतिहास सम्मत नहीं है ये बात, लेकिन वो स्थान वहाँ जरूर तो स्थान तो दिखाता है क्योंकि वो दिखता ही ऐसा है। हाँ। तो वो देख के वो खिलजी के मन में और इच्छा होती है कि भाई ये तो प्राप्त करना ही है इसको। तो वो रत्नसेन को कुछ बातों में बहला के कहते अब मैं जा रहा हूँ, तो सी ऑफ जैसे कहते हैं ना, छोड़ने जाता है जी। तो छोड़ने के लिए वो जब जा रहे होते हैं तो पहला, चित्तौड़ में दरवाजे हैं, किला देखा होगा ना, पहला पॉल, दूसरी पॉल, तीसरी पॉल, ऐसे देखा है। तो उस पॉल पे लाते लाते वो जब अंतिम जगह आते हैं, तो वो अपने सिपाहियों के द्वारा उसको रत्नसेन को गिरफ्तार कर लेता है और दिल्ली ले जाता है। वहां ले जाके वो कहते हैं कि भाई अगर पद्मनी दे दो तो मैं रत्नसेन छोड़ दूंगा। तो पद्मनी जो है वो भी राजनीति की अच्छी, नीति शास्त्र, बुद्धिमान महिला है और योद्धा भी है। तो वो उसको पद्मनी कहती है कि ठीक है, उसको कह दो कि मैं आ रही हूँ। तो पद्मनी की एक ऐसा लोहार तैयार करते हैं, अच्छा लोहार जो जंजीरों को काट सके। अच्छा। तो वो उस पहली पद्मनी की जो पालकी होती है ना, पद्मनी के नाम की जो पालकी होती है, अब इसमें भी एक, आप आगे जाओगे तो कुछ कहते हैं पद्मनी गई थी, कुछ कहते हैं पद्मनी नहीं गई, इसके हिसाब से बस पालकियां जाती है। अच्छा। क्योंकि राजपूत से महिलाएं कम ही जाती है ऐसी जगह। तो लोहार वो लेके, उसमें लोहार होता है, पद्मनी की जो पालकी होती है। बाकी पालकियों में आप सोचो 16,000 सैनिक, और 16,000 सैनिक पालकियों को उठाने वाले 4-4, 6-6 इतने सैनिक और इतने सारे लोग मिल जाते हैं। गोरा और बादल को पद्मनी ये रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये, हाँ, गोरा और बादल पद्मनी के भतीजे और वो भाई, चाचा भतीजे लगते हैं जी। और कम उम्र का है गोरा और बादल में, और गौना हुआ है उसका, ऐसा उसकी बहुत आगे की और कहानी है, उनकी अपनी अलग से जी। तो ये लोग जाके फिर वो कहता है कि भाई एक बार पद्मनी मिलना चाहेगी रत्नसेन से, फिर आपके पास आएगी। तो वो मिलने के बहाने लोहार उसकी जंजीरें करके उनको ले जाते हैं, पीछे ये दौड़ते हैं उनके, और गोरा और बादल उस युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन रत्नसेन पहुंच जाते हैं। और रत्नसेन पे भी कष्ट आते हैं, उससे एक राजा से और युद्ध होता है, बाद में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, और तब पद्मनी जौहर करती है, ऐसा इसमें है। अच्छा। वो खिलजी के आक्रमण के कारण गलती हाँ, नहीं करती? नहीं। अच्छा। इसके ऐसा है इसमें जी। मतलब ये जो एक पॉपुलर स्टोरी है, जो एक पॉपुलर तौर पे जानी जाती है, उससे इसमें काफी अलग है। हाँ। जो ओरिजिनल पद्मावत अब आप है ना मैम, इतिहास की तरफ जाओगे ना तो इतिहास वाले बिल्कुल नकार देते हैं पद्मनी को। वो कहते हैं पोंगल की राजकुमारी थी पद्मनी, ये कुछ सिंहल देश की नहीं थी। और वाकई कैसे हो सकता है, चित्तौड़ से सिंहल देश की बात है, लेकिन जायसी का उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। जायसी कौन है मैम? जायसी है, जब भक्ति काल चला हिंदी साहित्य का जी, उसका जो निर्गुण धारा चली, और निर्गुण धारा में भी 2 तरह की धाराएं थी, एक प्रेम मार्गी और एक निर्गुण मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो इसमें प्रेम मार्ग, सूफी विचारधारा में क्या होता था कि प्रेम मार्ग से लिखते थे, यानी प्रेम की बात करते थे, प्रेम का तो प्रतीकात्मक ग्रंथ कह सकते हैं हम इसको जी, प्रतीक है इसमें। आत्मा से विचारधारा कैसे सामने आई है मैम? इसमें ऐसे आई है कि इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन, मतलब आत्मा जो है वो तड़प रही है परमात्मा से मिलने। अच्छा, अच्छा। अब इसमें आत्मा कौन है? आत्मा है रत्नसेन, और परमात्मा है पद्मनी। तो ये प्रतीक है ये सारे। तो रत्नसेन जो है ना वो आत्मा का प्रतीक है मेरे ख्याल से। हीरामन जो तोता है वो हाँ, ये सारे मैं बता रही हूँ आपको प्रतीक। और पद्मावती जो है वो
परमात्मा का, ब्रह्म का, बुद्धि का। और सिंहल देव जो दिखाया इन्होंने, सिंहल देव, सिंहल देश, वो है हृदय का प्रतीक। हृदय में आत्मा परमात्मा रहती है। और जो चित्तौड़ है वो है तन, शरीर का प्रतीक। अच्छा। और जो नागमती है जी, पैरीपति, वो है सांसारिक सुख का प्रतीक, सांसारिक सुख, माया। सांसारिक सुख है। और खिलजी है वो माया का प्रतीक है। अच्छा अच्छा जी। खिलजी है वो माया का है और सुंदर- शैतान का प्रतीक। सुंदर प्रतीक है। हाँ, वो सांसारिक सुख, सांसार की जितनी सुख मिले वो नागमती के प्रतीक के रूप में। और खिलजी जो है वो माया का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। और तोता जो है, तोता, हीरामन तोता जी, वो है गुरु का प्रतीक। वाह, सुंदर सुंदर व्याख्या। गुरु जो साधना का मार्ग दिखाता है, जी, जो साधना पकड़ेगा। और राघव चेतन, हाँ, वो शैतान का दूत है, माया का दूत है। कि माया बीच में, जब आत्मा परमात्मा के मिलने के बीच में कितनी माया, शैतान, सांस्कृतिक सुख, दुख, सुख सब बात है, लेकिन अंत में माया का, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये जीवन क्या है? प्रेम का प्रतीक है। तो ये इस तरीके से है ये पद्मावत की पूरी कथा। जी, अति सुंदर। और इसकी व्याख्या तो बहुत ही सुंदर है, जो सूफी विचारधारा के को साथ में लेकर के आपने कही। मैम, सबसे मजबूत पात्र आपको इस ग्रंथ के हिसाब से, इस ग्रंथ के हिसाब से मजबूत पात्र देखे जाए तो रत्नसेन, पद्मनी और नागमती, इन तीन की त्रिकोण प्रेम कथा है इस तीनों में। और देखा जाए तो आत्मा, परमात्मा और सांसारिक सुख, ये तीन ही आपस कोण हैं जीवन के। शैतान भी आ रहा है, खिलजी भी आ रहा है। और एक विशेष इसमें यह है कि आप जैसे सूफी काम की बात करते ना, तो ये जो शैली है इसकी जी, वो कहलाती है मसनवी शैली। अच्छा, उस वक्त मसनवी शैली थी। जो मुसलमान कवि होते थे जी, वो सूफी कहलाते थे जी। कुछ ने कहा कि नहीं, मसनव बिछाकर जो परमात्मा की वो करते थे भजन, वो थे वो लोग। अच्छा, तो मसनवी शैली में इन्होंने ये लिखा। और अब आप अगर कभी मौका मिले तो मेरे ख्याल से साहित्य के हर विद्यार्थी ने इसको पूरा पढ़ा होगा जी, बिल्कुल। और उसके बाद मैं रामचंद्र शुक्ल का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने ये तो की ही, इस ग्रंथावली को, पद्मावत ग्रंथावली को इन्होंने पूरा किया ही संपादित जी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने एक और संपादन किया था जिसका नाम था त्रिवेणी मैम। अच्छा, इसमें है ना, आप देखो, मलिक मोहन जायसी, तुलसीदास और सूरदास, इन तीनों के बारे में इन्होंने लिखा है। अच्छा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इन तीनों के बारे में आप यहाँ पढ़ लो ना जी, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ समझने की जरूरत भी पड़ेगी। नहीं, तो तीनों की जो शैली है और उनका जो उसके बारे में हर चीज का, हर पक्ष को उन्होंने इसमें उठाया है जी। तो जायसी, और वास्तव में अपन जब सिनेमा की बात करेंगे तो पता चलेगा कि भैया जायसी अलग हो गया और पद्मावत की मूवी अलग हो गई तो अगले खंड में हम बात करेंगे इसी को आगे बढ़ाते हुए। पद्मावत जो फिल्म संजय लीला भंसाली ने बनाई, इसी ग्रंथ को आधार मानते हुए हम अगले खंड में इसकी चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बहुत ही शानदार रही मैम, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस पद्मावत के बारे में जानना चाहेंगे और इसके निहितार्थों के बारे में जानना चाहेंगे, उनके लिए ये चर्चा बड़ी उपयोगी साबित होगी। और इसी के साथ मैम जैसा करती हैं, सारी हमारे पिछली सारी चर्चाओं के लिंक भी डालती हैं, तो आप लोगों का बहुत स्वागत है कि आप इन लिंक को देखें और हमें अपना फीडबैक भी दें कि ये जो चर्चाएं हैं ये आपके लिए कितनी उपयोगी या रोचक साबित हो रही हैं। और ये भी बता दें कि आप और किस पे ऐसी चर्चाएं सुनना चाहेंगे, तो मैं प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव और मैं प्रोफेसर वीना छंगानी आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे ऐसी ही चर्चाएं लेकर। इसके पहले भाग 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।